हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं डिफरेंट आर्टिकल का आपको सिर्फ और सिर्फ समरी ही बताऊंगा, ओके, ताकि आप जब पूरा पीडीएफ पढ़े तो आपको चीज़ें समझ में आए। इसी के साथ मैं हर उस पॉइंट से लिंक करवाने की कोशिश करूंगा जिससे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर जो डिफरेंट आइडियाज़ है कैसे हम उसको क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके आंसर में वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सिलेबस के हिसाब से है, और पास्ट ईयर के जो प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से है। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में, आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। तो कोर्सेज का जो हाईलाइट है उसको इस पे मेंशन किया गया है, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। किसी चीज़ को डिटेल में जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट विकसित भारत, और उसका एक आपका एस्पेक्ट नॉर्थ ईस्ट पोटेंशियल। तो अभी ध्यान रखिएगा, विकसित भारत का गोल 2047 को अचीव करने के लिए देश का हर कोना हर हिस्से को डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। हर कोना हर हिस्से का जो भी आपकी लैगिंग है, आपके इकोनॉमी में लैगिंग हो सकती है, जैसे एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज सेक्टर में, फिर आपके ट्रांसपोर्ट में, ओके, कम्युनिकेशन में, तो इन सभी चीज़ों को हमें डेवलप करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ओके। और सेकेंडली आपकी जो सोशल सेक्टर है उसको भी डेवलपमेंट करना ज़रूरी रहेगा। जैसे सोशल सेगमेंट में अगर हम देखें तो जो सोसाइटी में आपकी कास्ट हायरार्कीज है, कास्ट सिस्टम है, इनको दूर करना पड़ेगा। हर तबके को इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो स्वाद है वो देना पड़ेगा। एजुकेशन हो, आपका हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, स्किल हो, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी का एक चर्चा इसमें किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी पोटेंशियलिटीज़ है, अभी नॉर्थ ईस्ट क्या है, पोटेंशियलिटी से भरा हुआ है। आप नेचुरल रिसोर्सेज देखें, ऑयल देखें, कोल देखें, गैस देखें, ओके, फिर आपके हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स देखें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स देखें, वाटर रिसोर्सेज देखें, तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है इंक्लूडिंग टूरिज्म, ओके, बैम्बो बेस्ड प्रोडक्ट। तो इन सभी पोटेंशियलिटीज़ को हमें एक्सप्लोर करना है, और एक्सप्लोर करने के लिए क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका बेटर इन्वेस्टमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। आपके एग्रीकल्चर में, सेकेंडरी सेक्टर, आपके इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर में, इसी के साथ जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हो, रेल हो, इसके बाद आपके इनलैंड वाटरवेज हो और एयरवेज हो। तो इसमें स्पेशली इनलैंड वाटरवेज के बारे में जिक्र किया गया है कि इनलैंड वाटरवेज को हम डेवलप करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फॉर बेटर शिपिंग एंड फॉर बेटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, आपके जो हमारा नेशनल वाटरवे 2 है, जो आपका ब्रह्मपुत्र है, सदिया से लेके धुबुरी तक, तो उससे कनेक्ट करके हम फर्दर क्या कर सकते हैं, हल्दिया पोर्ट से कनेक्ट करके मेन स्ट्रीम इंडिया को कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन हम क्या कर सकते हैं, आपके जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत उस रीजन को कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो इससे क्या होगा, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जो भी आपकी डेवलपमेंटल में हम लैगिंग है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, ओके, जीडीपी को बूस्ट करना, बेटर पॉलिसीज़ लेना, इन सभी चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस लिहाज से ये जो आर्टिकल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपका और चीज़ें जैसे इनलैंड वाटरवे, तो ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे आपका नेशनल वाटरवे जो 2 है, ओके, जो सदिया से क्या है, धुबुरी तक है, ब्रह्मपुत्र से होके गुजरती है। फिर जो नेशनल वाटरवे 16 है, ये आपके बराक रिवर में है, ओके। तो इन सभी चीज़ों को प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। फिर आपको विकसित भारत का गोल के बारे में जब पूछा जाएगा तो आपको उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना होगा, अगर आप जीएस का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो। और आप मेंस में आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको विकसित भारत को थोड़ा हाफ पेज में एलाबोरेट करना होगा, ओके। तो उसके लिए हमें क्या है, ज़रूरी कीवर्ड चाहिए। जैसे प्रोडक्टिव, विकसित भारत किस में फोकस करता है, पहला तो ये क्या है, विजन, एक पॉलिसी विजन है, ये एम्फेसाइज करता है प्रोडक्टिविटी, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड जियो स्ट्रेटेजिक हेफ्ट में। तो इन सभी चीज़ों को मेंशन करना होगा, और इसी के साथ हम डिफरेंट सेगमेंट को हमें जिक्र करना होगा, ओके। और अगर कुछ पॉलिसीज़ भी हम देखना चाहे तो पीएम गति शक्ति, सागरमाला, पर्वतमाला, भारतमाला, ओके, फिर उड़ान स्कीम, इन सभी चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। और हमें ये सभी चीज़ें कौन से समय पे डेवलप करनी होगी, अमृतकाल जो विजन है हमारा 2047। अमृतकाल मतलब क्या, अभी जो हमारे पास विंडो अवेलेबल है 2025 से लेके अप टू 2047 तक, ओके। तो उसी को कहा गया है अमृतकाल विजन। तो इसमें मैरीटाइम अमृतकाल विजन, ओके, फिर आपका हाईवे अमृतकाल विजन, इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो आइडिया है वो काफ़ी चर्चे में था कुछ समय पहले तक। तो अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये आइडिया आपका क्यों डिस्कशन में है? क्योंकि आप हमारे देश में जो इलेक्शन है वो आपका एनी टाइम जो नेशन है इलेक्शन मोड में रहता है। समझ लीजिए कि अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद असम में होने वाला है, इन दो में कंक्लूड होगा, फिर आप देखेंगे कि अगले साल कहीं और होने वाला है। तो इलेक्शन तो 5 साल में एक बार ही होती है, लेकिन हर स्टेट का समय क्या है, अलग अलग है। तो इससे क्या है, आपकी एक दुविधा क्या आती है, जो कॉस्ट होता है, ओके जो एक्सचेकर में जो कॉस्ट होता है, जो पब्लिक मनी स्पेंडिंग होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर इलेक्शन के समय आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ रहता है, जिससे पॉलिसी पैरालिसिस आती है, कोई आपका मीनिंगफुल पॉलिसी नहीं लिया जा सकता है। थर्डली क्या होता है, आपके कम्युनल सेंटीमेंट आप देखते हैं कि बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके क्या होता है, कम्युनल लेवल पे वोट बैंक को बनाना या फिर वोट मांगना, ये सभी मुद्दे हम देख सकते हैं, जिससे सोसाइटी का हार्मोनी क्या होता है, बिगड़ता है। फिर सिक्योरिटी को मोबिलाइज करना, ओके फिर आपका ये जो प्रॉब्लम है ये देखी जाती है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा इलेक्शन मोड में चला जाता है, ओके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो पॉपुलिज्म में चली जाती है। तो ये सभी दिक्कतें हम देख सकते हैं। तो जिसके लिए हमें क्या चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट चाहिए। ध्यान रखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो था वो हमारे देश में 1967 तक तो था, क्योंकि 52 में जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, उसी के साथ स्टेट असेंबली की इलेक्शन हुई थी। तो 67 तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन 67 के बाद जब वन पार्टी डोमिनेंस कम होने लगा, कांग्रेस की डोमिनेंस कम होने लगी, डिफरेंट आपके स्टेट में रीजनल पार्टीज पावर में आने लगी, टूटने लगी, तो उससे क्या हुआ, इलेक्शन का जो आपका साइमल्टेनियस साइकिल था वो भी टूट गया था। ओके तो उससे अभी क्या है, बहुत सारी दिक्कतें जो मैंने अभी आपको गिनाई तो वो आने लगी। ओके तो अभी इसको हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी जो हमने नुकसान देखे वही उसका फ़ायदा रहेगा। तो अभी साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर लाए जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, एक फेडरलिज्म में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि स्टेट का इशू सेंटर का इशू अलग अलग रहता है। ओके तो स्टेट का जो इश्यूज है वो दब सकता है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपकी कम हो सकती है पॉलिटिकल पार्टीज की। फिर अगर मिड टर्म इंस्टेबिलिटी आया, कोई नो कॉन्फिडेंस आया, तो उसको किस तरीके से टेकल किया जा सकेगा, तो वो एक आपका प्रॉब्लम इसमें देखा जा सकता है। ओके फिर इसमें एक लॉजिस्टिक्स का भी प्रॉब्लम आएगा कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा ईवीएम ये सभी चाहिए, तो इसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, वो भी एक आपका इसमें मुद्दा रहेगा। तो अभी ध्यान रखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चे में है। जो चीज़ें चर्चे में रहती है वो इलेक्शन हो या फिर डिफरेंट अदर विकसित भारत हो, अमृत काल हो, ये सभी चीज़ें जो चर्चे में है वो पूछी जानी ही जानी है। ओके किसी भी पेपर में पूछा जाओ, आपके कोई ना कोई तरीके से पूछ लिया जाएगा, तो इसको देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ओके चलिए देखते हैं। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, रामनाथ कोविंद जी का एक आपका पैनल बना दिया गया था, तो आपका उस पैनल का के बारे में प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है। ओके कि जो रामनाथ कोविंद जी का जो आपका कमीशन था या पैनल था वो किससे जुड़ा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जेंडर एंड डिसेबिलिटी नीड इंक्लूजन एट इंटरसेक्शंस। तो अभी ध्यान रखिएगा, हमारे सोसाइटी में आपकी पेट्रियार्कियल नॉर्म होने की वजह से जेंडर जो आपका इनइक्वालिटी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो हम तो देखते ही है। ओके लेकिन जो आपकी जेंडर में जो समझ लीजिए एक महिला है, वो अगर डिजेबल भी है तो उनको क्या हो जाता है, एक आपका डबल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। एक तो महिला है इसीलिए, और दूसरी वो डिजेबल है इसीलिए भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो इस आर्टिकल में ये चीज़ें बताई गई हैं कि उनका इंक्लूजन एट इंटरसेक्शंस काफ़ी ज़रूरी है, मतलब आपके जेंडर हिसाब से भी उनका इंक्लूजन हो और डिसेबिलिटी के हिसाब से भी उनका इंक्लूजन हो। तो किस में इंक्लूजन हो, इकोनॉमी में इंक्लूजन हो, पॉलिटी में इंक्लूजन हो, सोसाइटी में इंक्लूजन हो, तो उन सभी चीज़ों में, अब जैसे एजुकेशन में हो, स्किल डेवलपमेंट में हो, जॉब में हो, तो इन सभी चीज़ों में उनका इंक्लूजन को इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। और इसमें जो पर्सन विथ
डिसेबिलिटी एक्ट है आपका 2016 का, उसके तहत महिलाओं के जो अधिकार है उसको सुरक्षित करना काफ़ी ज़रूरी है, जो आपकी महिला है प्लस वो डिसेबल भी है। ओके, तो ये जो आर्टिकल है ये आपके इंक्लूजन और या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है फ्रॉम जेंडर पर्सपेक्टिव। तो जेंडर अभी क्या है, एक थीम ही है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसमें आपको क्या है, जेंडर एंड डिसेबिलिटी का क्वेश्चन कभी आप फेस कर सकते हैं, और अगर फेस नहीं भी करते हैं इन मेंस तो आप क्या कर सकते हैं, जेंडर के साथ अगर डिसेबिलिटी रहा तो उससे कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक लाइन में आप जेंडर डिसेबिलिटी का इंटरसेक्शनल सेक्शंस को भी आप देख सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ इज एआई रीशेपिंग इंडियाज इंफोटेक सेक्टर। तो हाल ही में क्या हुआ आपका, इसमें द स्टोरी सो फार में लिखा हुआ है, जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उन्होंने आपका ये डिसाइड किया है कि आपके रिमूवल ऑफ 12,000 एम्प्लॉय, तो अभी 12,000 एम्प्लॉय को आपका फायर करने का डिसीजन लिया है या फिर रिमूव करने का डिसीजन लिया है बाय टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो ये सिर्फ एक कंपनी है, तो इस तरीके के आप डिफरेंट कंपनी जो है वो अगर फायर करने लगे वर्कर्स को बिकॉज ऑफ एआई, तो अभी एआई आने की वजह से क्या हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको मिमिक कर सकती है, और मिमिक करके जो ह्यूमन इतने दिनों तक जो काम कर रहे थे उसको आपका रिप्लेस कर रही है। तो इसीलिए क्या है, जो इंडस्ट्रीज है उनको आपके जो वर्कर्स है उनको ले ऑफ करना पड़ रहा है, उनका ज़रूरत नहीं हो रहा है। तो इससे क्या है, आपका एआई किस तरीके से आपका जॉब सेक्टर में नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल सकता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें हमें ये आर्टिकल मदद करेगा, ओके, चीज़ों को लिखने में। तो अभी ध्यान रखिएगा, कुछ दिन पहले आपके बिल गेट साहब ने भी ये कहा था कि एआई जिस तरीके से जॉब रिप्लेस कर रही है, ओके, उस तरीके से वो क्या करेगी, जॉब को क्रिएट भी करेगी, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपका स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो ये हमारे सजेशन रहेंगे कि हम जो भी इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री का डिमांड है, उस हिसाब से हम क्या करें, अपनी एकेडमिक कोर्सेज बनाएं, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनल वे में ना पढ़ा के आपके थोड़ा न्यू तरीके से पढ़ाएं, जिसमें जो भी एआई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इन चीज़ों में भी हम क्या कर सके, उनको आपके नॉलेज दे सके, उनको रीशेप कर सके फॉर बेटर एम्प्लॉयबिलिटी। ओके, तो वो एक आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि आपकी इसमें एक समय पे अगर जाके ऐसा होता है कि एआई अगर पूरा ह्यूमन को रिप्लेस ही कर देता है, तो ठीक है, ये बिल गेट साहब ने कहा था कि आपके तब जो एआई है, ओके, उसके ऊपर हम ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं, और उससे टैक्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट सेगमेंट के पॉपुलेशन है इन सोसाइटी, उनको हम क्या कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर दे सकते हैं, और वो जो भी इंसान जो है फ्री हो जाएंगे एआई से, एआई की वजह से, जिनको काम नहीं मिल पाएगा, वो सोसाइटी में दूसरा और कुछ क्रिएटिव काम करेंगे। ओके, जैसे पोइट्री लिखना ही हो, म्यूज़िक बनाना ही हो, ओके, तो वो क्या कर सकेंगे, ज़्यादा लेजर समय पा सकेंगे और एक अच्छी लाइफ बिता सकेंगे कॉर्पोरेट लाइफ से। तो इसीलिए क्या करना होगा, एक समय पे जब एक्सट्रीम हो जाएगा तो हम एआई के ऊपर ही क्या कर सकेंगे, टैक्स लगा सकेंगे, ताकि हम क्या कर सके, बेटर आपका सोशल वेलफेयर मेजर्स ले सके फॉर द पॉपुलेशन। ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट चोला अंपायर। तो चोला अभी आपका जो हम मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम चोला एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। तो चोला एम्पायर जो था वो कितना आपका स्ट्रॉन्ग था, स्पेशली उनका जो नेवल एक्सपीडिशन था, ओके, इन इंडियन ओशन रीजन, जिनमें उन्होंने श्रीलंका को भी डोमिनेट किया था, फिर आपके साउथ ईस्ट एशियन रीजन में भी डोमिनेशन किया था, ओके, इन ट्रेड में हो या फिर स्ट्रैटेजिकली हो। तो जो पहला ब्लू वाटर पॉलिसी है, हमें लगता है कि आपके जो पहला ब्लू वाटर पॉलिसी है वो 1498 में जो पोर्तुगीज आए थे उन्होंने लिया था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने डोमिनेट किया था। ओके, और आज के समय पे इंडियन गवर्नमेंट आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी लेने की कोशिश कर रही है कि हम स्ट्रॉन्ग आपका नेवल प्रेजेंस बना सके इंडियन ओशन में और चाइना को काउंटर कर सके। लेकिन हमें अपना इतिहास नहीं भूलना है कि एक समय पे चोला एम्पायर था जो कि आपका रूल करता था ओवर इंडियन ओशन रीजन। तो अभी जब भी कोई क्वेश्चन आएगा अबाउट वाटरवेज के ऊपर या फिर इंडियन ओशन के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के ऊपर, ओके, या फिर कोई ऐसे बनता है या फिर कोई जीएस में भी क्वेश्चन बनता है, तो उसमें आप थोड़ा सा टच दे सकते हैं चोला एम्पायर के बारे में भी, कि उनका नेवल एक्सपीडिशन किस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ओके, और उन्होंने पहला ब्लू वाटर पॉलिसी लिया था इन इंडियन ओशन रीजन। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है विल इंडिया केव इन टू
यूएस प्रेशर ऑन रशियन ऑयल। तो क्या जो यूएसए का प्रेशर है उससे क्या हम रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हैं उसको हम कम करेंगे? तो वैसी बात नहीं है। अभी अगर आप देखें तो इंडिया ने ये चीज़ें मेंशन की है कि रशिया से ऑयल खरीदना मतलब रशिया को वार के लिए सपोर्ट करना नहीं है। ये हमारा एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम बेटर प्राइस पे ऑयल को खरीद सके, क्योंकि हमारे देश में अभी क्या है, जो पॉपुलेशन है हर पॉपुलेशन को बेटर प्राइस में ऑयल मिल सके। और अगर हम रशिया से ऑयल परचेस नहीं करते हैं सस्ते दामों पे, तो उससे क्या हो सकता है, हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन जैसी जो आपकी ट्रेंड है वो बढ़ सकती है। क्योंकि ऑयल का क्या है, एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट देखा जाता है, क्योंकि हर सेगमेंट में आपका ऑयल इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक्स, डिफरेंट अदर लॉजिस्टिक्स हो। तो इसीलिए इसमें यही कहा गया है कि क्या हम प्रेशर को झेल पाएंगे जो यूएसए क्रिएट कर रहा है। तो इसमें अभी तक तो इंडियन गवर्नमेंट का यही रुख है कि आपका जो प्रेशर है वो यूएसए क्रिएट करता रहे, हम अपनी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उसको हम अपनाएंगे। हम यूएसए के प्रेशर में या फिर सैंक्शन के प्रेशर में हम डील कैंसिल नहीं करेंगे। पास्ट में भी जब S-400 मिसाइल को परचेस करना था तभी भी प्रेशर क्रिएट किया गया था, लेकिन इंडिया ने उस प्रेशर को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ओके, तो इंडिया को इस मामले में क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, अपना नेशनल इंटरेस्ट और अपना फॉरेन पॉलिसी का इंडिपेंडेंस को बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे जो नेक्स्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस है। थैंक यू।